देखिए बेटा, आज हम पार्ट 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल करेंगे। पार्ट 1 था बेसिक पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर जो हमने कर लिया है। आज हम करेंगे पार्ट 2, आज से करेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट 2 है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, पार्ट 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इससे नीट में एक सवाल डायरेक्टली आता है हर साल, ठीक है। जेई में इससे सवाल आने के चांसेस मैं बोलूँगा 30 से 40% है बस। यानी कि अगर 5 साल पेपर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार इसमें से सवाल आएगा, ठीक है। तो जेईई मेंस वाले फिर कहेंगे कि सर फिर हम इसको क्यों पढ़ें। पहली बात तो इससे सवाल आने के चांसेस हैं। दूसरा, ये जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आगे पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए फंडामेंटल है। मतलब भले ही इससे डायरेक्टली सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये आपका केमिकल बॉन्डिंग में, थर्मो में, पूरी ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक में इट विल सर्व एज अ बेस, ठीक है, जहाँ जगह 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 आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए जेईई में डायरेक्टली सवाल भी नहीं आता है, क्योंकि जेईई में इसमें सवाल केवल टीचर के पास होते हैं 25। तो इस टॉपिक को इनडायरेक्टली पूछने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसको जेईई में नॉर्मली इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, और नीट में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहेगा। अब इस चैप्टर से मैं आपको थोड़ा सा एडवांस का फ्लेवर देना चालू करूंगा। तो मैं क्या क्योंकि इस चैप्टर में आपको एक चीज में बड़ी कठिनाई आएगी, एक्सेप्शन बहुत रहेंगे। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, एक्सेप्शन इतने सारे रहेंगे। ये बच्चों के वर्ड्स हैं कि सर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चे बोलते हैं दिमाग खराब हो जाता है। तो दिमाग सही कैसे होता है? फिर बेटा दिमाग ऐसे सही होता है कि मैं इसके लूंगा आपके 3 से 4 टेस्ट। जैसे आपने देखा अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपके 4 टेस्ट हो गए, ठीक है, मेंस में इस लेवल पे। उसी तरह इसके जो हैं, ये छोटा चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हिस्से में करके लिया था, पहले आधा हिस्सा ओल्ड मॉडल, फिर न्यू मॉडल, फिर एक कंप्लीट, और एक आपका एक और कंप्लीट हुआ, और एक बार क्यूमुलेटिव में भी आ चुका है। तो देखा जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के तो 5 टेस्ट हो गए। तो इसके हर बार जितने भी टेस्ट हो गए कंप्लीट होगा। तो क्या होगा, तीसरे चौथे टेस्ट के बाद आपको सारे एक्सेप्शन याद हो जाएंगे। शुरू में आपको लगेगा कि इतना सारा है, ये मैं कैसे करूंगा, लेकिन 3-4 टेस्ट जब हो जाएंगे, जब ये चैप्टर खत्म होके लगभग 1 महीना हो जाएगा, तब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि एक्सेप्शन इतने सारे हैं कि सच में आपका दिमाग खराब होगा। हालांकि उतने सारे एक्सेप्शन नीट वालों को नहीं करने, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक एक्सेप्शन का ही वीडियो बनाऊंगा। कुछ एक्सेप्शन है जो नीट वालों को भी करने हैं, वो तो मैं रेगुलर क्लास में ही कराऊंगा। और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जेईई स्पेशल, ठीक है, जो नीट वालों को नहीं देखना रहेगा। उसमें जितने भी ऊट पटांग एक्सेप्शन हैं वो मैं सारे आपको करा दूंगा, ठीक है। और ठीक है भाई, शुरू करते हैं। ठीक, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? हेडिंग डाल देना पार्ट 2, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी वो प्रॉपर्टीज, भाई पीरियोडिक टेबल में था ही क्या, ये जो जितने थे एक ग्रुप था, इनकी प्रॉपर्टीज एक ऐसी होती थी, क्योंकि कुछ इंटरवल के बाद ये जो आते थे इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती थी। तो कुछ इंटरवल के बाद आते थे, उसको क्या बोलते थे? मैजिक नंबर। अरे हाँ, मैजिक नंबर में भी मैंने आपको एक सवाल दिया था कि भाई नेक्स्ट मैजिक नंबर कौन सा होगा। तो अभी तक मुझे कम से कम 30 बच्चे आंसर भेज चुके हैं। कुछ बच्चों ने आंसर फॉर्मूले से भेजा है, कुछ बच्चों ने लॉजिक से भेजा है, और 3-4 बच्चे जिन्होंने फॉर्मूले से भी भेजा है मुझे आंसर, और लॉजिक से भी भेजा है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि नेक्स्ट मैजिक नंबर क्या होगा, इस पे सोचिए। 2 तरीके से आंसर दीजिए, एक फॉर्मूले से आंसर दीजिए और एक बगैर फॉर्मूले के आंसर दीजिए, ठीक है ना। पार्ट 2, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो लिखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। Periodic properties depends upon atomic number of element and changes with change in atomic number in a period and in a group, Periodic properties are, जो हमें पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़नी है? देखो, ए ये पहली लिखते चलो, एटॉमिक रेडियस, दूसरी आयनिक रेडियस, तीसरी
आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, चौथी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको शॉर्ट में IE बोलते हैं, इसको शॉर्ट में EA बोलते हैं। पांचवा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, छठा वैलेंसी। ठीक है, तो ये 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, लिख लीजिए। एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक, पहला एटॉमिक रेडियस। ठीक, देखो एटॉमिक रेडियस, अब पहले समझना फिर लिखना। एटॉमिक रेडियस होता कितना, भी सब लिखवा दूंगा भाई। न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसकी बीच की रेडियस, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, लेकिन अब इसको सही से नाप पाना या डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है सर, देखो पहली बात, इलेक्ट्रॉन की भाई कोई डेफिनेट फिक्स्ड पोजीशन तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन की तो प्रोबेबिलिटी होगी, ये देखो है कि नहीं भाई, याद करो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भाई, कोई फिक्स डिस्टेंस तो होगी नहीं, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है। तो लिखना चालू करो, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये बना लो। फिर लिखो एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली बिकॉज, atomic radius cannot be measured accurately because, पहला पॉइंट ए लिखो, position of electron is not fixed according to uncertainty principle. Position of electron is not fixed according to uncertainty principle. Position of electron is not fixed according to uncertainty principle. ठीक है, दूसरा, अब देखो जब भी तुम एक एटम लोगे, अब तुम्हें ये डिस्टेंस मेजर करनी है सपोज, तो कभी भी अगर बाजू वाला एक एटम भी है मान लो, तो बाजू वाला एटम जो है, अब देखो याद रखना इसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो वर्ड यूज करूंगा इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या यूज करूंगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों, क्योंकि माना जाएगा भाई ये जैसे ऑर्बिटल के अंदर बनाते हो ना कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, तो इसमें 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 यहाँ कहीं भी हो सकता है, ये मान लो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसको क्या बोला जाएगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए इस एटम का हमें मेजर करना है, ये बाजू वाला एटम है, तो हमें इसका मेजर करना है, तो देखो बाजू वाला एटम भी इसको इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, या बेटर लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोलूंगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा, फैल जाएगा, तो इसका साइज जितना होना चाहिए था उससे कम या ज्यादा आएगा। दूसरा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो फिर ये उसकी वजह से छोटा होगा, तो यहां से रिपल्शन, यहां से अट्रैक्शन। ठीक, और मान लो ये एक और बाजू वाला एटम है, ये एक और बाजू वाला एटम है, ये एक और बाजू वाला एटम है, इधर एक और बाजू वाला एटम है, तो
तुमको अगर सही से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आजू बाजू वाले एटम सारे क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सच में होना चाहिए। भाई तुम ये नापोगे एटॉमिक रेडियस, वर्ड देखो तुम क्या बोल रहे हो, एटॉमिक रेडियस, यानी तुम्हें किसका रेडियस नापना है, एक एटम का। एक एटम का अगर तुम्हें रेडियस नापना है तो क्या होगा, ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये सारे के सारे इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी नेट इफेक्ट क्या होगा, या तो ये छोटा हो जाएगा या तो ये बड़ा हो जाएगा, कोई एक ही चीज होगी। तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हें ये सही से नापना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक एटम को अलग से लेना पड़ेगा। तुम्हें एक एटम को क्या करना पड़ेगा, अलग से लेना पड़ेगा, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि यू हैव टू आइसोलेट एन एटम। यानी आपको एक एटम को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिखो सेकंड कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेबरिंग एटम्स always influence the electron cloud of the atom whose radius is to be measured, whose radius is to be measured whose radius is to be measured. Hence, for measuring atomic radius we have to isolate an electron. Hence, for measuring atomic radius we have to isolate an electron. ठीक, लिखो which is practically not possible, which is practically not possible। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट लिख लो कि साइज ऑफ एटम, वही बात है जो अभी सेकंड पॉइंट में बताई, जबरदस्ती एक और पॉइंट लिखवा रहा हूं जिससे आपको और समझ में आए कि साइज ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन नेबरिंग एटम्स आल्सो, साइज ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन नेबरिंग एटम्स आल्सो। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, साइज ऑफ एटम आल्सो डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ बॉन्ड which the atom is making. Size of atom also depends upon the size of atom also depends upon the type of bond which the atom is making. तो ब्रैकेट में लिख लो कि भाई आयनिक बना रहा है या फिर कोवलेंट बना रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। सर ये कैसे, अभी समझ में आ जाएगा आपको कल तक। इसको कराने में मिनिमम 2 लेक्चर तो लगेंगे मिनिमम, ठीक है। अब लिखो वेरिएशन ऑफ, हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन अ पीरियड। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर के डाउट्स मुझसे आप इसी लेक्चर के तुरंत बाद मत पूछिएगा, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाता है तब तक इसके डाउट मत पूछना, क्योंकि जो भी तुम्हारा डाउट होगा वो अपने आप नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो अगर नहीं क्लियर हो तब पूछना, मतलब जब ये मैं बोल दूं कि यहाँ ये एटॉमिक रेडियस खत्म, फिर इसके डाउट मुझे मैसेज करना, ठीक है। हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड। ठीक, तो भाई चलो एक पीरियड, तो पीरियड में देखो एटॉमिक रेडियस का क्या रहता क्या है, देखो देखो क्या हो क्या रहा है बताओ एटॉमिक रेडियस का पीरियड में। जैसे जैसे तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो बहुत ही छोटे होंगे, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इधर से इधर जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट, अभी कुछ लिखना नहीं, पहले समझ लो, मैं पूरा लिखवा दूंगा। लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो सेकेंड पीरियड,
ठीक। तो यहाँ क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक। सर आपने फ्लोरीन तक ही क्यों लिया? सर यहाँ पे नोबल गैस भी तो होती है, आप उसको क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हो? तो मैं उसको क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूँ ये आपको एकदम कल पता चलेगा, मतलब लेक्चर के लास्ट में। अभी ये ध्यान रखना, हम साइज में कहां तक कर रहे हैं, नोबल गैसेस तक, सॉरी हेलोजन्स तक। तो अब सर ये साइज छोटा क्यों हो रहा है? देखो इधर देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी यहाँ न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे भाई? 3 प्रोटॉन होंगे। यहाँ न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 4। यहाँ न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 5। यहाँ न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 6। यहाँ 7 प्रोटॉन, यहाँ 8 प्रोटॉन और यहाँ पर 9 प्रोटॉन। ठीक। अब ये देखो, ये सारे एलिमेंट सेकेंड पीरियड के हैं। तो सेकेंड पीरियड का मतलब क्या हुआ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? इसमें, इन सेकेंड शेल। देखो लिथियम का क्या होगा? 1s2 2s1। अब सेकेंड शेल में क्या आता है? 2s और 2p आता है कि नहीं भाई? 2s 2p तो सब शेल है ना, शेल में क्या आएगा? 2sb और 2p भी। इसमें देखो क्या आएगा? 2s2। इसमें क्या आएगा? 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4 और ये क्या होगा? 2s2 2p5। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो किस में आ रहा है? सेम शेल में। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू सेम शेल इन अ पीरियड। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने समझाता हूं। जैसे मान लो लिथियम और सोडियम, लिथियम होता है 3, ये होता है 11, हेलिना करप्सस। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s1। इसकी क्या होती है? 3s1 होती है। यानी सोडियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? थर्ड शेल में, और इसमें किसमें आ रहा है? सेकंड शेल में। तो जब ग्रुप में नीचे जाते हो तो हर बार क्या होता है? एक शेल बढ़ती चली जाती है भाई, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। लेकिन पीरियड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? सेम शेल में। पीरियड में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू सेम शेल। सेकेंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन हमेशा आ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है सर? इसको लिख लो पहले पॉज करके। अब देखो भाई कि भाई सेम शेल में आ रहा है, उससे हो क्या रहा है? सेम शेल में आ रहा है यानी अपनी तरफ से तो ये अगर थर्ड ये डिस्टेंस, अब बताओ कि भाई 3 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या 4 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? बताओ, बोलो भाई। 3 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या फिर 4 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे न्यूक्लियस में कितने हैं? 4 प्रोटॉन है। तो इस 4 प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक, यानी जितना Z ज्यादा होगा, Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस का क्या होगा? ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, बताओ भाई क्या होगा? ज्यादा पास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ जाएगा। ज्यादा पास आ जाएगा यानी साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो भाई, एग्री कर रहे हो? तो इसीलिए जब भी लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। फोर्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ा। किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास और ज्यादा खींच लेगा, और ज्यादा खींच लेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होता चला जाता है। ठीक है, लिखो इसे, ये इसके नीचे बिल्कुल ऐसे ही लिखना। इसके बाद लिखो, when we move from left to right, when we move from left to right in a period, electron enters into same shell. When we move from left to right in a period, electron enters into same shell. आगे लिखो, इसी आगे लिखो, hence, लाइन चेंज करके लिखो A, number of proton increases, number of proton increases, so nuclear charge also increases. Number of proton increases, so nuclear charge also increases. ठीक, फुल स्टॉप। आगे लिखो, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, भाई जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ही ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, और उसी पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। तो लिखो, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज the force of attraction increases, the force of attraction increases, and hence size of atom decreases, and hence size of atom decreases. अब लिखो B, अब B वाला पहले समझते हैं, देखो फिर लिखते हो। अब एक बात बताइए, सपोज ये है, सपोज ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ठीक। अब देखो, ये ब्लॉक को आप खींच रहे हो, ठीक है, भारी ब्लॉक है ये, ठीक। ये ऐसे ऐसे करके क्या दिखाते हैं सर, ऐसे ऐसे दिखा के मतलब जमीन है, ठीक है। अब आप इसको खींच रहे हो 10 न्यूटन से, ठीक है, आप इसको खींच रहे हो 10 न्यूटन से, ठीक। तो आप चाह रहे हो कि भाई ये ब्लॉक आपके पास आ जाए, आप इस पे ताकत लगा रहे हो कितनी, 10 न्यूटन की। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है भाई, आपके छोटे भाई बहन आ गए। अब छोटे भाई बहन को आपसे बहुत नाराज है। छोटे भाई बहन आपसे क्यों नाराज है भाई, सिंपल सी बात है कि जब घर में रिश्तेदार आते हैं, बुआ जी आई, मौसी जी आई, तो फिर क्या होता है, बाद में कुछ कुछ रुपए देके जाती हैं हाथ में कि 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए। तो वो नॉर्मली क्या होता, मम्मी छीन लेती थी हमसे, ठीक है। तो आपके केस में मम्मी नहीं छीनती, आप क्या करते हो, आप अपने छोटे भाई से छीन लेते हो, छोटी बहन से छीन लेते हो, वो जो पैसे जो देके जाते हैं लोग। तो अब ये लोग आपसे बहुत नाराज हैं, तो इनको क्या करना, आपका काम बिगाड़ना है। तो आप इधर 10 न्यूटन से खींच रहे हो, तो ये इधर अपनी पूरी ताकत लगा दे रहे हैं, तो बेचारों की ताकत ही कम है, क्योंकि आप इतने बड़े हो, ये इतने छोटे हैं। तो ये बेचारे 2 न्यूटन की ताकत लगा पा रहे हैं, ठीक, वो भी इस तरफ। आप खींच रहे हो 10 न्यूटन से इस तरफ, और ये 2 न्यूटन की इधर लगा रहे हैं। अब बताओ, अगर मैं ब्लॉक से पूछूं कि बता, तू बता ब्लॉक, तेरे ऊपर कितना फोर्स लगा है, तो ब्लॉक बताएगा कि मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, मेरे ऊपर 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। माइनस क्यों, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में और ये फोर्स इस डायरेक्शन में। तो इफेक्टिव फोर्स, अगर मैं वर्ड यूज करूं, ब्लॉक बोलेगा, तो ब्लॉक क्या बोलेगा कि मेरे ऊपर इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन, ठीक। इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा है मेरे ऊपर, 8 न्यूटन का। समझ में आई बात। सर ये हमको कहानी फालतू से क्यों सुनाई, अब मेरी बात सुन सकते हो सर। आप देखो बहुत चालाक हो, क्यों बेटा। सर देखिए, आपने यहाँ पर एक चीज कंसीडर नहीं करी, हमें ये साइज तो आपने बता दिया छोटा हो जाता है, लेकिन आपने एक चीज कंसीडर नहीं करी। क्या कंसीडर नहीं किया सर, देखो मैं आपको बताता हूँ।
तो मेरी लॉजिक सुनना, देखो सर चलो लिथियम का सब में भाई ये है तो सेकेंड शेल ही ना, इसके पहले सब में 1s2 होगा, तो फर्स्ट शेल और ये क्या होगी भाई सेकेंड शेल, ठीक। तो सर ये देखो यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक। अब देखो जब आप कह रहे हो कि यहां पे कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन, हमने मान लिया आपकी बात सर। आप सर कह रहे हो कि यहां पे अब 4 प्रोटॉन हो गए बेरिलियम में। अभी लिखना नहीं बेटा, समझना। तो सर अब आप मुझे ये बताओ, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो 2 हो गए आउटर मोस्ट शेल में। अब आप ये देखो कि इस इलेक्ट्रॉन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बताओ भाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये देखो, और न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, रिपल्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, क्या बोलेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक। इंटर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक। अब देखो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा। सर ये देखो अब इसके केस में देखो, ये रिपल्शन, ये रिपल्शन, ठीक, और ये देखो रिपल्शन। अब इसमें 3 रिपल्शन होने लगे। इसी तरह से जब ये आप अगला बनाओगे, देखो तो 2 तो ये है ही, अब इसमें एक प्रोटॉन बढ़ा तो सर इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ा। तो ये देखो इस पे ये रिपेल करेगा, ये तो करेगा ही, ये भी करेगा और ये भी करेगा। इसी तरह इस पे भी ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो नंबर ऑफ रिपल्शन क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा। बताओ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे क्या बढ़ेगा, रिपल्शंस बढ़ेंगे। रिपल्शंस बढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रिपल्शंस को टेक्निकल वर्ड में क्या यूज करूंगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो रिपल्शंस बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अब बताइए रिपेल करके क्या करेंगे, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं भाई। ये देखो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे भाई, पास तो बुलाना नहीं चाहेंगे। पास कौन बुलाना चाहेगा, न्यूक्लियस। दूर कौन करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेंगे, रिपल्शंस बढ़ेंगे। रिपल्शंस में क्या बोल सकता हूं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब क्या हुआ, इसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को मैं बेटा क्या बोलूंगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बढ़ेगा तो उससे होगा क्या। अब बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट रिपल्शन का इफेक्ट है, तो ये साइज बड़ा करना चाहता है कि छोटा करना चाहता है, सर ये बड़ा करना चाहता है साइज, क्योंकि रिपल्शन है दूर करेगा तो साइज बढ़ेगा। समझ में आई बात। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, अभी कुछ लिखना मत, समझो पहले। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगा। तो सर जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो आपने तो हमें ये समझा कि आप चुपचाप निकल लिए चुपचाप, ये कि इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 प्रोटॉन है, इसमें 5 प्रोटॉन है। तो इसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें कम है, इसमें सॉरी इसमें कम है, इसमें और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है। तो ये बात तो हमने मान ली कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। उसकी वजह से साइज क्या होगा, कम होगा। ये तो हमने मान लिया। लेकिन सर जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ते हैं, उसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा बताओ, वो भी बढ़ेगा। तो साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो सर ये देखो 2 अपोजिट फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड में
ऐसे जाते हो ना पीरियड में, तो दो अपोजिट फैक्टर काम करते हैं। क्या? प्रोटॉन बढ़ते हैं, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, उससे साइज कम होता है। ठीक, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो साइज उसकी वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सर ये दो अपोजिंग फैक्टर काम कर रहे हैं। जैसे इस ब्लॉक पर भी दो अपोजिंग फैक्टर हैं, एक आप हो और एक आपके छोटे भाई बहन। तो कौन सा फैक्टर भाई साइज फिर बढ़ेगा कि कम होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इसकी ताकत ज्यादा है अगर इससे, अगर इसका इफेक्ट ज्यादा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से तो साइज छोटा होगा, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट का इफेक्ट ज्यादा है इससे तो साइज बड़ा हो जाएगा। सर सिंपल सी बात है कि अगर ये होगा तो हम, अगर ये होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्ट ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा अगर तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, तो अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट भी दो टाइप के इलेक्ट्रॉन का होता है। अब समझिए पहले, अभी सारा कुछ मैं लिखा दूंगा, आप तो जानते हो मैं कितना लिखाता हूं। अब तक एक कॉपी आपकी आधी तो भरी गई होगी, इतना तो मैं श्योर हूं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे मेरे पास डाउट पूछने आए थे, उनकी तो छोटी छोटी कॉपी थी तो एक पूरी पूरी भर गई थी। तो मैं लिखा दूंगा, चिंता मत करिए, पहले समझिए। तो फिर से बता रहा हूं, जब भी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, उससे क्या बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, उस वजह से साइज कम हो जाएगा। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी वजह से साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो लेफ्ट से राइट जाने पर दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि एक फैक्टर के हिसाब से साइज कम होना चाहिए, एक फैक्टर के हिसाब से साइज बढ़ना चाहिए। अब नेट में एक फैक्टर इसको इधर खींच रहा है, एक फैक्टर इसको इधर धक्का दे रहा है, तो ये इस इधर जाएगा या इधर जाएगा ब्लॉक, ये किस पे डिपेंड करेगा कि किसकी ताकत ज्यादा है। इस केस में किसकी ताकत ज्यादा है, आपकी ताकत ज्यादा है, तो ब्लॉक आपकी तरफ आएगा। अगर इसकी ताकत ज्यादा होगी तो ये ब्लॉक किधर चला जाएगा भाई, इधर चला जाएगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से समझो कि ये जो प्रोटॉन है ये आप हो, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये छोटे छोटे आपके भाई बहन है। अब प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो जनरली क्या होता है, ये फैक्टर इस पे डोमिनेट कर जाता है। जनरली मतलब 7 आउट ऑफ 10 केसेस में, 7 आउट ऑफ 10 केसेस में ये इससे स्ट्रांग होता है। कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये 7 आउट ऑफ 10। लेकिन 3 केसेस में कौन बाजी मार ले जाता है 10 में से, ये। तो सर हम ये कैसे सोचेंगे किस केस में कौन बाजी मारेगा? तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या मान के चल रहा है कि इसका इफेक्ट ज्यादा होता है इससे, ठीक है। और फिर जिस केस में इसका इफेक्ट ज्यादा है वो हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लकीली आपके सिलेबस में याद करने वाले बहुत ही कम हैं, अगर मैं नीट और जेईई मेंस की बात करूं, ठीक है। तो ये क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। फिर से सुनो, जब भी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक। अब लेकिन एट द सेम टाइम जैसे जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो साइज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोनों फैक्टर अपोजिंग है, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर इन जनरल कौन सा होता है, ये वाला, ठीक। तो इसीलिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो साइज क्या होता है, इफेक्टिवली कम होता जाता है, ठीक है। तो पहले इस पर थोड़ा सा लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड पॉइंट, रिपल्शंस रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, लिखो रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखो स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। Also increases as we move from left to right in a period.
also increases as we move from left to right in a period, but it is not as strong, as the force of attraction between nucleus and electron. Hence effect of nuclear charge यानी क्या, ब्रैकेट में लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ब्रैकेट क्लोज, इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, therefore overall size decreases. ये लिखो, बॉक्स बना लो इस पे, ये लिखो, इस तरह से लिख लो कि भाई जब हम किधर जाते हैं, पीरियड में जाते हैं, तो ये होगा। और चाहो तो छोटी सी ये फिगर बना लो जिससे तुमको बिल्कुल तुरंत याद आ जाए मैंने क्या बताने की कोशिश की थी। सर ये आपने कैसे सोचा? सर एक डाउट है, क्या बेटा, ये भी डाउट आ सकता है आपको कि सर आपने ये कैसे सोचा कि इसका इफेक्ट जो है वो इससे ज्यादा है। बेटा मैंने सोचा थोड़ी, एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज निकाली और वैल्यू में छोटा आ रहा था, छोटा आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका असर ज्यादा होता। अगर वो बड़ा होने लगता तो मैं क्या बोलता, इसका असर ज्यादा है। बस अब मुझे कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट किया, छोटा होता चला गया मतलब इसका असर ज्यादा है। दूसरा, आप मैथमेटिकल मॉडलिंग से भी इसका निकाल सकते हो कि मैथमेटिक्स लगाओ उस पे, रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करो और उससे निकाल के देख लो। ठीक, तो बताओ फिर साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसीलिए ये बात ध्यान रखना, अब इस ब्लॉक को कितना फोर्स महसूस हो रहा था बताओ? इफेक्टिव फोर्स हम बोल रहे थे, इस ब्लॉक को कितना फोर्स लगेगा? 10-2। इफेक्टिव फोर्स होगा ना, तो इसीलिए अब से वर्ड क्या यूज करेंगे हम? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी समझो ये न्यूक्लियस है, अब ऐसे समझो, और इसमें कितने प्रोटॉन थे? 10 प्रोटॉन की ताकत से खींच रहा था, ठीक है, और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये कितनी ताकत से रिपेल कर रहे हैं? 2 प्रोटॉन की नेट ताकत से रिपेल कर रहे हैं। तो हम इफेक्टिव फोर्स कितना बोलेंगे? 10 प्रोटॉन माइनस 2 प्रोटॉन इज इक्वल टू 8 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में है तो 10, लेकिन इसको महसूस कितना होगा? 8। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन की ताकत है, लेकिन इस ब्लॉक को कितनी ताकत महसूस होगी? 10 माइनस 2 यानी कि 8। यानी कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव फोर्स, या फिर इसमें क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको सिग्मा या फिर एस से डिनोट करते हैं, सिग्मा या फिर एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ गए? तो ये एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, इसीलिए देखो इसका नाम क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन मतलब कि मान लीजिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये ब्लॉक क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में एक तरीके से क्या डाल दिया? पर्दा डाल दिया। स्क्रीन मतलब, अगर अच्छी इंग्लिश में बोले भाई, पर्दे पे पिक्चर आती है, ये बोलते हैं ना, जब हम मूवी हॉल में जाते हैं तो उसको पहले क्या बोलते थे हिंदी में? कि पिक्चर पर्दे पे रिलीज हो गई। तो वो पर्दे का मतलब क्या होता है? वो जो स्क्रीन जिसको आप बोलते हो, तो इसको अगर मैं हिंदी में बोलूंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट को, तो मैं क्या बोलूंगा? पर्दा इफेक्ट। मतलब इफेक्ट तो हिंदी में वर्ड नहीं हुआ, लेकिन इफेक्ट की हिंदी क्या होती है यार?
पर्दा प्रभाव, समझे ना? तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पर्दा प्रभाव या फिर पर्दा इफेक्ट। तो इसने क्या किया कि इसके जो फोर्स था 10 प्रोटॉन का था, लेकिन उसमें पर्दा डाल दिया। तो पर्दा डाल दिया तो आपको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, कितने का प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन की ताकत है, 8 प्रोटॉन। तो जो एक्चुअल ताकत है उससे कम हो गई। और एक बार वैल्यू से भी समझो तो फील करो, मैंने इसकी ताकत दिखाई है 10 और इसकी कितनी दिखाई है 2, इसका मतलब इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको शील्डिंग इफेक्ट क्यों बोलते हैं? तो एक तरीके से इसको ये देखो कि भाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से कहीं ना कहीं ये शील्ड कर रहा है। शील्ड करने का क्या मतलब है भाई, बचा के रखना। तो ये शील्ड कर रहा है, इसकी ताकत 10 की थी, लेकिन उसमें से 2 की ताकत को इसने क्या कर दिया, शील्ड कर दिया, यहां तक पहुंचने नहीं दिया। शील्ड का मतलब क्या हुआ, वहीं पे रोक लो। तो इसने शील्ड कर दिया, यहां तक पहुंचने नहीं दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो जनरली हमें बात किसकी करनी चाहिए, जेड स्टार की, जो कि क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमें क्या बोलना चाहिए कि लेफ्ट से राइट अगर पीरियड में जाते हो तो जेड स्टार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जेड स्टार यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर एक वर्ड में इसको बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, इसी चीज को एक वर्ड में बोलना है अगर, तो हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उस वजह से साइज कम होता है। लिख लीजिए। तो अगर साइज में लगाऊंगा ऑर्डर में तो कैसे लगाऊंगा, देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये देखो साइज कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये किसका है, सेकेंड पीरियड का साइज है। अब देखो थर्ड पीरियड में, तो हेलिना, भीमका, बलगा, कसी, नपस, ऑसेटिको, पेक्टल पीरियड। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। अब स्टार बना के एक बात और लिख लीजिए, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये जनरल मतलब स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा, उस इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो नहीं समझ में आया, फिर से लिखो, लिखो कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा, उस इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उस इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये देखो, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये मान लीजिए ए इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए बी इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए सी इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि किस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा मानेंगे, ए का, बी का कि सी का, बताओ किस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा मानेंगे। मान लो ये थर्ड शेल है, ये सेकंड शेल है और ये फर्स्ट शेल है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। यानी मैं बोल सकता हूं अंदर वाली शेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा सेम शेल के स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होगा। यानी सेम शेल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो अंदर वाली शेल के स्क्रीनिंग इफेक्ट से कम होगा। फिर से बोलो ध्यान से सुनना, सेम शेल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो अंदर वाली शेल के स्क्रीनिंग इफेक्ट से कम होगा। अंदर वाली शेल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बाहर वाली शेल के स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होगा।
तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। फिर से बोलता हूं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। ये एक तरीके से रूल नहीं है, इसको एक तरीके से ट्रिक प्लस रूल के बीच का है, ये समझ रहे हैं आप। अगर आप बोले कि सर ये बात क्या मैं एग्जाम में कोट कर सकता हूं, लिख सकता हूं, तो मैं एग्जाम में नहीं लिखने दूंगा आपको, मान लीजिए सब्जेक्टिव एग्जाम हो, लेकिन हाँ आप इसको अप्लाई करिए। ये रूल और ट्रिक को मिक्स करके मैंने ये चीज बनाई है, तो चाहो तो ट्रिक नाम से लिख लो, ट्रिक करके लिख लो इसको, कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक, यानी कि देखो हिंदी में ऐसे लिख लो, यानी कि मतलब इसका मतलब, या आई ई लिख लो, आई ई का भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब आई ई इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरली, अब देखिए बात वर्ड जनरली ही बोलनी पड़ेगी, जनरली आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन के स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होता है। ठीक, अब एक बार बताओ, किसका साइज बताओ, SPDF, तो देखो साइज ये होता है SPDF का, S बहुत छोटा, S अगर इतना बड़ा है, समझिए S इतना बड़ा है तो P इतना बड़ा होगा और D इतना बड़ा होगा, और F मान लीजिए 3 फ्लोर का, अगर S इतना बड़ा है तो P इतना बड़ा होगा, D इतना बड़ा होगा, और F मान लीजिए 3 फ्लोर की बिल्डिंग। ठीक, तो साइज में इतना ज्यादा फर्क होता है। तो साइज बताओ किसका छोटा होता है, S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का। तो अब खुद बताओ मुझे, जैसे ये S सबशेल है और ये P सबशेल है, ठीक है, तो किसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है बताओ। S का जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। यानी दूसरे शब्दों में मैं क्या बोल सकता हूं कि S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको इधर लिख लो कि भाई ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, और ये क्या न्यूक्लियस से सबसे दूर है। ठीक, तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि देखो, जैसे कि ये मान लीजिए ये जो फोन का मेरा कैमरा है, ठीक है, तो और ये पूरी स्पेस है, तो अगर मान लीजिए मैं बॉटल को यहां तक लेके आऊं, एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया कि मैं मार्कर को यहां तक लेके आ गया, तो क्या बोलूंगा मैं हिंदी में कि कौन ज्यादा पास आया, बॉटल ज्यादा पास आई। मान लीजिए मेरा जो फोन का कैमरा वो न्यूक्लियस है, कि मार्कर ज्यादा पास आया, तो आप बोलोगे मार्कर ज्यादा पास आया, तो मैं क्या बोलूंगा, मार्कर ने, अब मान लो मेरे जो कैमरा है वो दुश्मन है मेरा, ये मेरे सिपाही है, तो मैं क्या बोलूंगा, मार्कर ने दुश्मन की सीमा के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर दिया है, और जो बॉटल है वो कम पेनिट्रेट कर पाई है। पेनिट्रेट मतलब अंदर तक घुस जाना, तो मैं क्या बोलूंगा कि मान लीजिए ये दुश्मन है, ये जो कैमरा है मेरा दुश्मन है और ये मेरी सेना है, तो इसने ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर दिया और ये कम पेनिट्रेट कर पाया है, तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो पेनिट्रेशन किसका ज्यादा होगा, S का, क्यों, क्योंकि S का साइज छोटा है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि S ने ज्यादा पेनिट्रेट कर दिया है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा है, S का। ठीक है,
ये साइज हो गया, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक, तो खुद बताओ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट फिर किसका ज्यादा होगा? भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट भी एस का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा। ठीक, न्यूक्लियस के जितना पास उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा। तो लिख लो ये बात। अब हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप। अब ये देखो, हेलिना करप्सस होता फर होता है, देखो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो पीरियड, देखो इसका क्या है, ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, ये सिक्स पीरियड का है। तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी? 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। और इसके एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 18 जोड़ो कितना होगा? अरे यार 18 जोड़ो 36 और 1 37। इसमें फिर 32 जोड़ो कितना होगा? 32। हेलिना करप्सस पर, हेलिना 18 और फिर से 18, 55 हुआ ना ये। ठीक है, अब देखो इसमें 2s1 है। ठीक, यानी इसका देखो, जब हम ऊपर से नीचे गए तो हर बार इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? न्यू शेल में आ रहा है। ये देखो, ये समझो न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल। ठीक, इस बार क्या हुआ? फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल। इसमें क्या हुआ? देखो फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें देखो क्या हुआ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और फिर इसका भी बना लो और बड़ा। ठीक है, ये सर्कुलर होना चाहिए था भाई, ये देखने में गलत है। ठीक है, तो हो क्या रहा है? जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं साइज बड़ा होता जा रहा है। अब देखो साइज क्यों बड़ा होता जा रहा है? अब सर जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, देखो बढ़ क्या रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। देखो सीधे 8 बढ़ गए, सीधे 8 बढ़ गए, 18 बढ़ गए, 18 बढ़ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से साइज कम होना चाहिए। बोलो भाई, है कि नहीं? साइज कम होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, देखो सबसे बड़ी बात क्या है? और अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो अब इस बार जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। सर क्यों तेजी से बढ़ेगा? पिछली बार देखो जब हम पीरियड में चल रहे थे तो इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा था? सेम शेल में। पिछली बार जब हम चल रहे थे तो इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा था? सेम शेल में। और सेम शेल वाले का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। इस बार देखो हर बार 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ किस में बढ़े? अंदर वाली शेल में बढ़े ना। यहाँ 18 बढ़ गए। 18 कहाँ बढ़े? अंदर वाली शेल में। तो इस बार स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज्यादा ताकतवर है। कब? जब हम पीरियड में मूव कर रहे थे तब इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा था? आउटर मोस्ट शेल में, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। लेकिन इस बार स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कैसा है? पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि वो किस में आ रहा है? अंदर वाली शेल में। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा एकदम ताकतवर तरीके से।
तो उसकी वजह से साइज बड़ा होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो देखो कि इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, एंटर्स इनटू न्यू शेल। खुद सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, न्यू शेल में जा रहा है। और न्यू शेल में जा रहा है यानी कि और दूर होता जा रहा है। अगर याद करो बोर का, अगर मैं एक आइडिया लेना चाहूं तो बोर का Rn कितना था, n2r1 था, यानी R2 कितना होगा बोर के हिसाब से 4 टाइम्स R1, R3 कितना होगा 9 टाइम्स R1, R4 कितना होगा 16 टाइम्स R1, R5 कितना होगा 25 टाइम्स R1। यानी कि जो नई शेल होती है वो एकदम से बहुत बड़ी हो जाती है। यानी फर्स्ट शेल इतनी तो सेकंड इतनी, थर्ड इतनी, फोर्थ इतनी, समझ रहे हैं। तो जो शेल है वो बहुत तेजी से साइज बढ़ा देती है। तो इसमें जो मेन कारण है, ये माइनर रीजन है साइज बढ़ने का, दिस इज माइनर रीजन। मेजर रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, न्यू शेल में। न्यू शेल में जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और नई शेल की वजह से साइज, देखो इसमें एक ही एक एरो बनाया, ये देखो जरा, इतना एरो बनाया, ज्यादा बनाया। तो ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए, ये जनरल ट्रेंड मतलब ऐसा होना चाहिए। अब लेकिन इसमें कहीं कहीं क्या होंगे, एक्सेप्शन होंगे। तो वही एक्सेप्शन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये कोई नहीं पूछेगा तुमसे, समझ रहे हो। इसमें जो वेरिएशन होंगे, जो इसके एक्सेप्शन होंगे वो पूछेंगे। तो पॉज करो, ये बनाओ, इसके बाद लिखो कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू न्यू शेल, number of shell increases, hence size also increases. Number of shell increases, hence size also increases. ठीक, अब लाइन चेंज करके as we move down the group लिखो A, atomic number increases, hence nuclear charge also increases. Atomic number increases, hence nuclear charge also increases, due to which size should decrease, due to which size should decrease. ठीक, लिखो B, number of electron increases in inner shell, number of electron increases in inner shell, hence screening effect also increases, due to which size should decrease, size should increase. तीसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू न्यू शेल, electron enters into new shell which is substantially bigger than previous shell. ठीक, फिर अब ABC हो गए। अब पैराग्राफ में लिखो लाइन चेंज करके कि on moving down the group the effect of new shell and screening effect, on moving down the group the effect of new shell and screening effect is more than nuclear charge, is more than the effect of nuclear charge. So overall force of attraction, ये लाइन पूरी अंडरलाइन करना, so overall force of attraction between nucleus and electron decreases from top to bottom, decreases, कम होता है from top to bottom. अब देखो समरी बनाते हैं, इधर था पीरियड और इधर आएगा ग्रुप। तो जब भी लेफ्ट से राइट जाओगे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, सेम शेल में, तो जेड बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो साइज कम होना चाहिए।
और इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो साइज कम होना चाहिए। इफेक्टिवली क्या होता है, साइज कम होता है। साइज कम होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जब ऊपर से नीचे आओगे तो सबसे बड़ी बात ही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, इनटू न्यू शेल। उसकी वजह से साइज बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन इनर शेल, अंदर वाली शेल में बढ़ जाता है, उसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, ठीक। और देखा जाए तो Z भी इंक्रीज करता है बहुत तेजी से, क्योंकि देखो जब लिथियम से सोडियम आए तो एकदम से कितने प्रोटॉन बढ़ गए, 8। और जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो कितने प्रोटॉन बढ़ रहे थे, बस एक बार में एक एक करके बढ़ रहा था। लेकिन इसमें देखो ऊपर से नीचे आए तो लिथियम से सोडियम 8, सोडियम से पोटेशियम 8, पोटेशियम से रुबिडियम सीधे 18, समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, Z भी बहुत तेजी से बढ़ता है। इसकी वजह से साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सॉरी ओवरऑल साइज बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का इफेक्ट इससे ज्यादा होता है। तो मैं जनरल क्या बोल सकता हूं कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो हमें क्या नेट बात याद रखनी है कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होता है, इसका मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बड़ा हो जाता है, यानी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज। मैग्नीशियम सिलिकॉन, दूसरा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तीसरा सल्फर पोटेशियम मैग्नीशियम और फ्लोरीन। तो अब आपको इन सब सवालों में अगर पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आप फटाफट कर लोगे, नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ लेक्चर, ठीक है, थैंक यू।